हेलो फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, ठीक है, 14 mm है और उसका व्यास है 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में एक चित्र बना हुआ है। देखिए चित्र कहाँ पे है, ये बना हुआ है। ये एक कैप्सूल तरह की एक आकृति है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि पूरी लंबाई है 14 mm, ठीक है। और कहा है कि जो व्यास है, ठीक है, अब किसका व्यास है, वो जो इसके सिरों पर अर्धगोला लगे हुए ना उसका व्यास है। तो हम मान लेते हैं कि अर्धगोला इतना है, ये इतना हम मान लेते हैं कि इतना अर्धगोला है, ठीक है। ये भाई ये पूरा कैप्सूल है और हम ये मानते हैं कि इतना अर्धगोला है। तो इसका व्यास व्यास अच्छा व्यास का मतलब है कि ये पूरी लंबाई ये इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है 5 mm। ये व्यास हो गया, ठीक। अगर ये व्यास है, अगर हम इसको व्यास कहते हैं तो त्रिज्या इसकी आधी होगी यानी कि 5/2 त्रिज्या कह सकते हैं। तो अगर ये वाली त्रिज्या है तो इसको भी तो त्रिज्या ही बोलेंगे, ये भी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। भाई अर्धगोला है ये इतना, तो अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, ठीक है। और ये 5 है तो फिर अब इधर इधर भी तो वही होगा भाई, यहाँ पर भी तो 5 mm भी होगा ये। फिर ये आधा पोर्शन यानी कि ये त्रिज्या है तो ये 5/2 और फिर ये वाला भी 5/2, ठीक है। अब हमें क्या बोला था कि यहाँ जो पूरी लंबाई है ये 14 mm है। अब पूरी लंबाई 14 mm है, यहाँ 5/2, यहाँ 5/2 हमने निकाल दिया, ठीक है। ये अर्धगोला का यहाँ 5/2 और यहाँ 5/2 यानी 5/2 और 5/2 मिलाकर के पूरा 5 होता है। तो हमने यहाँ पूरा 5 निकाल दिया। इसमें से अगर पूरा 5 निकाल दिया तो यहाँ कितना बचेगा भाई, 14 - 5 तो यहाँ 9 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या इसमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दो अर्धगोले हैं। तो अच्छा ये जो है एक बेलन है, जो बीच में है एक बेलन है। तो जो बेलन है, बेलन या बेलनाकार ऐसे लिख सकते हैं, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार कैप्सूल, ठीक है। बेलनाकार कैप्सूल में, अब बेलनाकार कैप्सूल में जो ये बेलन है, अब बेलन तो उसके लिए आर क्या होगा, बेलन के लिए जो आर है वो 5/2 ही तो होगा भाई। जो त्रिज्या है वो वही अर्धवृत्त के लिए होगी भाई, उस बेलन के लिए होगी, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या 5/2 और अगर हम कहें अर्धगोले की त्रिज्या तो भी 5/2, उसके लिए भी हमें आर 5/2 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आर हर कंडीशन में 5/2 ही लेंगे। अब इसकी लंबाई कितनी लेना है, बेलन की लंबाई, तो बेलन की लंबाई का मतलब ऊंचाई कहते हैं इसको, इसको हम एच बोलते हैं। तो ये हमें कितना लेना है 9 mm। चलिए यहाँ पर भी हम mm लिख देते हैं। बस हमें क्या निकालना था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है पूरी आकृति का वक्र पृष्ठ निकालना है, पूरी आकृति का, ठीक है। तो लिखेंगे कि कैप्सूल, अच्छा यहाँ आकृति ना लिख करके कैप्सूल लिखते हैं, ठीक है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ वक्र पृष्ठ की जगह हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब बराबर में क्या लिखेंगे, जो ये बेलनाकार भाग है तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। भाई वक्र पृष्ठ ही तो निकालना होता है, प्लस और ये जो दो अर्धगोले हैं तो लिखेंगे दो गुणे, भाई दो अर्धगोले हैं तो दो गुणे अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ, तो दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये समझ में आया हमने ऐसे क्यों लिखा है। अब इनको एक साथ सॉल्व करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा समय भी बचेगा और इसमें जो कुछ कॉमन मिलेगा कॉमन लेके जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πRh, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब दो तो लिख देंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई लगा लेंगे। यहाँ अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, भाई दो अर्धगोले हैं तो दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr², ये होता है एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब हमने कैसे बताया कि इन दोनों से जो अधिक से अधिक चीज हमें कॉमन मिलती है वो ले लेते हैं। तो 2π और r इतना कॉमन मिल रहा है, 2πr यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से भी 2π और r मिल रहा है। भाई दो r है, एक r तो कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले 2πr, यहाँ क्या h बचेगा, यहाँ ये वाला 2 तो बचेगा भाई, 2 एक ही तो लिया है हमने तो एक 2 तो बचा, और यहाँ से एक r बचेगा, जो कॉमन बचा वो हमने अंदर लिख दिया। बस अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पाई का मान क्या है 22/7, क्योंकि कुछ दिया नहीं इसलिए हमें 22/7 रखना पड़ेगा। और आर की वैल्यू कितनी हमें लेनी है 5/2, ठीक है। आर की वैल्यू हमें लेनी है 5/2। और आर चाहे बेलन का हो चाहे वो अर्धगोले का हो एक ही रहेगा। एच तो हमें इसका बेलन का लेना है, तो ये कितना 9, यहाँ 9 लिख देंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या है आर की वैल्यू फिर से हमें 5/2 लेनी है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ 9 और 5 बचे, तो 9 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बचा कितना
यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई कितना 5 और मल्टीप्लाई ये आपस में जोड़ देंगे तो 9 और 5 14, तो यहाँ 14 14 लिख देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ 2 लिख देंगे। अब बस इन सब की मल्टीप्लाई करना है, तो 5 के 2 से कितना 10 हो जाएगा, और 10 की अगर हम 22 से करेंगे 220 आ रहा है, तो 220 mm², ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 220 mm², तो ये हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, कोई टेंट है, टेंट जैसे हम लोग बनाते हैं ना, तो वो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु बना है और उस बेलन के ऊपर एक शंकु बना है। तो हम इसका चित्र बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा चित्र। जैसे मान लीजिए ये बेलन है, ऐसे टेंट ऐसे बनाते हैं, और जो इसके ऊपर है वो एक शंकु बना हुआ। तो शंकु कहने का मतलब है ऐसे और ऐसे। भाई टेंट ऐसे ही तो बनाते हैं, तो ये शंकु ऊपर से बना हुआ है, शंकु आकार भाग। ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन एक बेलन था, ऊपर वाला पोर्शन क्या है एक शंकु। चलिए हमारा चित्र तो बन गया। अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 m और 4 m है। ठीक है, बोला क्या बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 2.1 m। तो बेलनाकार भाग ये है, इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि ये जो ऊंचाई है बेलनाकार भाग, इसकी ऊंचाई है 2.1 m। m मतलब मीटर। ठीक है, 2.1 मीटर। अच्छा, और बोला है कि व्यास, और इसका जो व्यास है बेलन का ही, तो बेलन का जो व्यास है वो 4 m है। ये 4 मीटर है बेलन का व्यास, मतलब ये वाला पोर्शन ये कितना है 4 मीटर है। तो फिर हम आधा इतना कितना होगा 2 मीटर होगा इतना। ठीक है, ये जो त्रिज्या है फिर 2 मीटर होगी। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि बेलन का व्यास, व्यास बराबर कितना है 4 m। तो त्रिज्या, भाई बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r बराबर, इसको r मान लेते हैं, तो 2m हो जाएगी। भाई 4 को 2 से भाग कर देंगे तो 2m आ जाएगा, सीधे यहाँ लिख देते हैं। और क्या बोल रहा है कि तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 m है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई, भाई ये शंकु है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 2.8 m, ये बोला है। तो ये इसको L बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसमें तिर्यक ऊंचाई ऑलरेडी दे रखी है L, तो यहाँ पर लिखेंगे L बराबर कितना 2.8 m मीटर। ठीक है, और क्या बोला है इसमें, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम क्षेत्रफल ही ज्ञात करते हैं, पहले तो क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। फिर बोला है कि साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो जो क्षेत्रफल निकल आएगा उसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, तो उसका आंसर निकल आएगा कि उसकी लागत कितनी है। फिर बोला है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तंबू के आधार मतलब इस पोर्शन को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, वैसे भी हमें संपूर्ण पृष्ठ तो निकालना नहीं, इसका वक्र पृष्ठ ही निकालना है। चलिए, तो इसका कोई यूज नहीं होगा। अगर इसका यूज तब होता है जब यहाँ पर हमें संपूर्ण प्रश्न निकालना हो, लेकिन हमें संपूर्ण प्रश्न नहीं निकालना है, इसका सिर्फ इतना पोर्शन निकालना है, यानी कि हमें वक्र प्रश्न निकालना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल क्या करना है, तो क्या लिखेंगे कैनवास। अच्छा, यहाँ h तो हमने लिखा नहीं, ये h जो हमारा 2.1 है ये भी लिख लेते हैं। h इक्वल्स टू क्या 2.1 m मीटर। तो हमने सारी चीजें यहाँ पर नोट कर ली। अब लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या, एक तो ये बेलन था तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और प्लस किसका, प्लस ये जो शंकु बना है ना शंकु का वक्र पृष्ठ। तो क्या लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, तो ये लिख लेंगे। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, ये बेलन का होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr/l। ठीक है, अब हमने कहा था जो अधिक से अधिक कॉमन मिलता है वो ले लेंगे, उससे क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पाई और आर, तो पाई आर दोनों से कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर बाहर ले लेंगे, क्या पाई आर, अंदर क्या बचा यहाँ 2 और यहाँ h बचा तो 2h लिख देंगे, प्लस यहाँ सिर्फ l बचेगा, l लिख देंगे। अब बस वैल्यू रख देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप में पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू हमें क्या लेना है, आर लेना है हमको 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 पहले से है, और h की वैल्यू हमको लेना है ये 2.1 m। ठीक है, h की वैल्यू ले रहे हैं 2.1 प्लस l कितना है 2.8, हमें ऑलरेडी l का मान दे रखा है यहाँ पर 2.8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 22 दूनी 44, 44/7, यहाँ से कुछ कट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 21 दूनी कितना 42, यहाँ 4.2 और यहाँ 2.8। ओके, तो 44/7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 7.0 आ जाएगा। भाई 2 और 8 10, 4 2 6 1 7, तो 7.0 आ जाएगा। इसको कट कर लेंगे, 7 1 7 1। ठीक है, 0.0 लिखे ना लिखे वो एक ही बात है, यानी कि 44 गुणे 1.0 का मतलब कितना रहेगा 44 ही तो रहेगा। भाई 1 से ही मल्टीप्लाई करें, 1.0 का मतलब सिर्फ 1 होता है यहाँ पर।
44 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ रहा है क्या, mm²। तो ये तो आ गया हमारा क्षेत्रफल, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। जो पूछा था कि कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिखा है ना कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा क्या, 44 mm²। अच्छा, और दूसरा हमें क्या पूछा था कि साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसने प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 500 रुपए, ये ऐसे प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास, कैनवास ये ऐसे कैनवास लिखना था, कैनवास ये पूरा कट करके यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। कैनवास की, और यहाँ लिख देते हैं लागत। तो लागत बराबर कितना हो जाएगा, जो ये हमारा आया था 44 वो लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में कितना 500 लिख देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 जीरो तो पहले ऐसे ही लगा लेते हैं। फिर 5 का 4 से 5 चौके 20, 20 का 0, 2 कैरी, और 5 चौके 20 और 2 कितना 22। ये हमारा रुपए, इसका आंसर रुपए में आएगा। तो ये हमारा इसका एक और आंसर आ गया भाई। इसमें दो आंसर आने थे, एक तो क्षेत्रफल ज्ञात करना था वो क्षेत्रफल हो गया, और ये जो लागत ज्ञात करनी थी तो वो लागत आ गई यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी इजी से होते हैं, अगर आप इनको समझेंगे और समझ के लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन लगेंगे, बनेंगे, जब आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, एक दो बार इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगा लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अच्छा, तो मतलब एक बेलन बनाना है और उसमें से एक शंक्वाकार खोल काटना है, और उसी व्यास वाला, यानी कि व्यास उसका उतना ही रहना चाहिए। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमें ज्ञात करना है, जो शेष बचेगा, यानी कि बेलन में से अगर हम एक शंकु काट लेते हैं तो काटने के बाद जो बचेगा ना उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले चित्र ही बना लेते हैं। तो चित्र सबसे पहले बेलन बनेगा, ठोस बेलन। तो ये हमने एक बेलन बना लिया जो कि ठोस बेलन है। अच्छा, ये हमारा एक इसका बेलनाकार पोर्शन हो गया। अब कहाँ है, इसी व्यास वाला। अच्छा, इसका व्यास कितना है, ये व्यास मतलब ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा है कितना 1.4 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये हमें यहाँ पर लिखते भी चलते हैं कि बेलन का व्यास, व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अगर व्यास इतना है तो फिर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई, यहाँ बेलन लिख लेते हैं या ऐसे ही डैश लगा के भी लिख सकते हैं, बेलन की ऊंचाई। तो ऊंचाई एच, एच इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ये 2.4 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई का मतलब ये इतना पोर्शन, ठीक है, ये जो है ये 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, ये व्यास था, तो त्रिज्या, त्रिज्या आर, त्रिज्या आर का मतलब है इसको 2 से भाग कर दें, तो 1.4 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 आएगा, 0.7। तो यहाँ 0.7 लिख लेंगे ये, ठीक है, 0.7। चलिए अब इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब व्यास इतना ही रहे, यहाँ से एक हम शंकु काटे, तो शंकु या तो ऐसे नीचे की ओर काटेंगे या फिर ऊपर की ओर, तो एक शंकु ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है, ऐसे करके ये शंकु बन गया। तो इसी देखो व्यास हमने चेंज नहीं किया, इसका ऊंचाई भी उतनी है और व्यास भी चेंज नहीं किया, तो यहाँ से ऐसे एक शंकु हम निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए अब इसमें क्या करना है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इस तरह के हम 2 क्वेश्चन लगवा चुके हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में ये घन बना हुआ है और घन में हमने क्या किया था, ये यहाँ से इतना काटा गया था, तो इसको हमने निकाला कैसे था, जो फार्मूला यहाँ लगेगा ना सेम वही फार्मूला लगेगा। अब कहने का मतलब ये है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई जो शेष बचा था उसका हमने निकाला कैसे था, तो जो ये होता है ना ठोस, उसका क्या किया था कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो घन का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर जो ये जो चीज काटी जाती है उसका वक्र पृष्ठ होता है, वो भी प्लस में ही होता है, ठीक है। और माइनस में क्या होता है, जो ये आधार वाला पोर्शन होता है ना उसके आधार का क्षेत्रफल, ये चीज माइनस में होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे जैसे किया था सेम वैसे ही करना है, यानी कि जो ये ठोस है उसका तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ध्यान रखिए, जो ये ठोस होता है जिसमें से काटा जाता है उसका हमें संपूर्ण पृष्ठ ही निकालना होता है, और जो चीज काटी जाती है उसको हमें जोड़ना होता है, उसका वक्र पृष्ठ हमको इसमें जोड़ना होता है। और घटाना क्या होता है, जो ये आधार का क्षेत्रफल होता है ना वो हमको घटाना होता है। तो अब इसी फार्मूले पर, इसी बेस पर ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लगाते हैं अपना 8 वाला।
तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अच्छा उसमें हम कैसे करेंगे, तो जो ये बचा हुआ पोर्शन है उसका कैसे निकालेंगे भाई। शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और बराबर में क्या, जो ये था बेलन था ना, तो बेलन का तो संपूर्ण पृष्ठ लगाना होगा हमें इसमें। ठीक है भाई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगेगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और प्लस प्लस में क्या रहेगा, जो चीज हमने काटी है उसका वक्र पृष्ठ रहेगा। तो हमने शंकु काटा है, शंकु का वक्र पृष्ठ रहेगा, तो क्या लिखेंगे, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। और माइनस में क्या रहेगा, माइनस में जो ये आधार की त्रिज्या होती ना वो माइनस में रहेगी, तो माइनस में आधार की त्रिज्या, ये माइनस में रहेगा। बस इतना हमको लिखना था और इसी में सारे मान रखने और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h+r, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, 2πr/h+r। ठीक है, चलिए हमको फार्मूला भी दिखाते चलते हैं साथ साथ। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमने लिखा हुआ था यहाँ कागज पर, और ये क्या है, 2πr/h+r। ठीक है, और देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/l। ठीक है, πr/l अभी हमने पीछे जस्ट लगाया है, इससे पहले वाले सवाल में शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l होता है। माइनस आधार की त्रिज्या क्या होती है, πr², ये तो आधार की त्रिज्या होती है। यहाँ आधार की त्रिज्या ना लिख करके आधार का क्षेत्रफल लिखना था, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर। तो ये आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, अब यहाँ अच्छा इस फार्मूले को थोड़ा खोल देंगे, खोलने से क्या होगा, शायद कुछ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, या फिर कुछ घटेगा बढ़ेगा, देखते हैं। तो 2πr/h की अगर हम h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr/h आ जाएगा। ठीक है, और 2πr का अगर हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2πr²। भाई 2πr/h का h से किया, और 2πr का h से किया तो 2πr/h आया, और 2πr का अगर हम r से करेंगे तो 2πr² आ जाएगा, प्लस πr/l तो ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस πr²। अब यहाँ देखिए ये πr² है, यहाँ 2πr² है, तो 2πr² में से अगर हम πr² घटाएंगे तो πr² बचेगा। भाई यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो ये आपस में घट जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 2πrh, और ये आपस में घटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ πr² हो जाएगा। भाई 2πr² में से अगर हम πr² घटाएंगे तो πr² बचेगा, प्लस का बचेगा, यहाँ प्लस πrl इतना बचेगा यहाँ पर। अब इनमें से भी हम कॉमन ले लेंगे, जो चीजें हमें अधिक से अधिक कॉमन मिल रही है। तो पाई और आर, इसमें मिल रहा है, इसमें पाई आर, इसमें पाई आर, तो सब में से हम पाई आर कॉमन ले रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा, 2h, तो यहाँ 2h लिख देंगे, प्लस यहाँ एक आर बचेगा सिर्फ, और यहाँ से सिर्फ एल बचेगा। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमने अंदर लिख लिया। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान कितना लेना है, इसमें देखिए आर का मान हमको लेना है 0.7, तो 0.7, या फिर केवल 7 ही लिख सकते थे, 0.7 लिख सकते थे। यहाँ 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई, और एच की वैल्यू हमें क्या लेना है, 2.4, तो ये हो जाएगी एच की वैल्यू क्या, 2.4, प्लस और आर की वैल्यू फिर से 0.7, और एल, अच्छा एल हमें कितना दिया है, एल का मान तो दिया नहीं, तो फिर हमें एल का मान निकालना पड़ेगा। चलिए साइड में यहाँ पर एल भी निकाल लेते हैं, जो कि एल हमने अभी तक नहीं निकाला है। और तिर्यक ऊंचाई एल कैसे निकालते हैं, देखिए तिर्यक ऊंचाई एल कैसे निकालते हैं, √h² प्लस r², भाई ऐसे तो निकाल दी तिर्यक ऊंचाई। तो एच का मान क्या है, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यानी कि 0.7 का होल स्क्वायर। तो 2.4 का होल स्क्वायर आता है 576, यानी कि अब पॉइंट यहाँ लगेगा, भाई यहाँ पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लगेगा 2 अंक के बाद। अब यहाँ 7 का 49 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा √ऑफ। ठीक है, ये हम एल की वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि दे नहीं रखी है इस वजह से। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1, तो यहाँ 6 625, 625 का होता है 25 पॉइंट, यहाँ लगेगा 1 अंक, क्योंकि रूट के अंदर 2 अंक है तो रूट के बाहर 1 अंक लगता है। तो 2.5 एल की वैल्यू, तो यहाँ 2.5 रख देंगे, ये हमारी एल की वैल्यू निकल आई। चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो साइड है ना तिर्यक, तो तिर्यक ऊंचाई 2.5, चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस चित्र के अंदर। ठीक, चलिए 2.5 में क्या आया एल, तो हमने एल यहाँ पर लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है, 7 1 7, और यहाँ 0.1 हो जाएगा। भाई इसको कट करेंगे ना, 7 1 7 तो 0.1 हो जाएगा। 22 का 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, अब 2 का 2 से 2 दूनी 4, 2 का 4 से 2 चौके 8, और 2 का 2 से 2 दूनी 4, तो 4.8 प्लस 0.7 प्लस यहाँ कितना 2.5, ये इतना आ गया। अब यहाँ से 2.2 मल्टीप्लाई, इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो 7 5 12 8 20, 20 का 0, और 2 कैरी, और यहाँ से 2 2 4 4 8, यहाँ 8 हो जाएगा।
अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तो 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 17, ये आ गया। पॉइंट यहाँ है तो बस एक ही अंक के बाद लगेगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है तो इसको तो हमने गिना ही नहीं, 8 से मल्टीप्लाई की थी ना हमने, तो 2 का, या फिर एक काम करते हैं, ये 0 है, यहाँ 0 लगा लेते हैं। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट यहाँ 2 के बाद और पॉइंट यहाँ 1 के बाद, तो 1 2 तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट क्या, 17.60। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 17.6 mm स्क्वायर। तो ये 0 हम हटा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ये चित्र देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक लकड़ी का ये बेलन टाइप का है और ऐसे ऐसे यहाँ से जो ये अर्धगोले हैं ये खोदकर निकाल दिए गए हैं। ठीक है, 2 अर्धगोले खोदकर निकाले गए हैं और एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, अच्छा जो ये ऊंचाई है, ये टोटल ऊंचाई कितनी है, ये वाली है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या है 3.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3.5 सेंटीमीटर। बस हमको इतना ही पता है इसमें, और इतने से ही क्वेश्चन लग जाएगा, इसमें और कुछ करना भी नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं इसमें। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो ये बचेगा, भाई बचने का मतलब है जब ये खोद कर निकाल देंगे तो जो ये पोर्शन इतना बचेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या किया था कि जो ये पोर्शन था, मतलब जो बचा हुआ पोर्शन था, उसमें क्या किया था, इसका तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, यानी कि बेलन का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, और इनका क्या, गोले का क्या, वक्र पृष्ठ लगेगा, और माइनस में क्या, आधार की त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गया। जिससे पहले क्वेश्चन हमने लगाया था भाई, उसमें यही तो हम लोग ने किया था, जो शेष बचा हुआ पोर्शन था उसको निकालने के लिए सबसे पहले जिसमें से खोदा गया है तो उसका तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो अगर बेलन से हमने खोदा है तो बेलन का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, प्लस प्लस में क्या, जो चीज खोदी गई है वो प्लस में, उसका वक्र पृष्ठ प्लस में लिखना है। उसके बाद माइनस में क्या, जो ये आधार की, जो ये आधार होता है ना, आधार का क्षेत्रफल, वो माइनस में लिखना है हमको। तो बस यही करेंगे। चलिए करते हैं सवाल। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या और ये जो ये गोले हैं ना अर्धगोलाकार, उनकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम ही रहेगी। तो आर जो है हर बार में हमें 3.5 ही लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। और एच जो लेना है भाई, बेलन की त्रिज्या हो गई, अब बेलन की ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई और लिख देते हैं। तो जो बेलन की ऊंचाई है वो हमें लेना है 10 सेंटीमीटर। अब बस जो ये ठोस जो हमारा बचा हुआ है ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस वस्तु का, जो ये वस्तु बनाई गई है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, सबसे पहले तो जो ये बेलन है भाई, बेलनाकार पोर्शन है, उसका क्या लिखना है, तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगेगा इसमें, संपूर्ण पृष्ठ, और प्लस प्लस में क्या, जो ये 2 गोले हैं ना अर्धगोले, इनका वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे 2, और यहाँ क्या अंदर क्या, अर्धगोलों, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, ये लिखेंगे 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। और माइनस, माइनस यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं। माइनस में क्या, जो ये 2 अर्धगोले है ना, तो उनका जो ये आधार है, तो आधार का क्षेत्रफल भी तो निकलेगा, तो माइनस में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल ये लिख देंगे। अब बस इसमें मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr और ब्रैकेट में h+r। ठीक है, ये फार्मूला हमने इससे पहले भी लिखा था जस्ट अभी अभी क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr², ये भी आपको हम पीछे लिखवा चुके हैं, माइनस 2 गुणे और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ये हमने टोटल इसको कंप्लीट कर लिया इस तरह से। ठीक है भाई, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो 2 है यहाँ पर, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 है, इस वजह से 2πr²। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब ये है 2πr, और यहाँ 2πr की h से मल्टीप्लाई 2πrh, प्लस 2πr की r से मल्टीप्लाई तो 2πr², ये हो गया हमारे पास इसका। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो कितना हो जाएगा, प्लस में 4πr², ये लिख दिया हमने। और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो माइनस का 2πr²। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो रहा है पूरा पूरा, तो कैंसिल कर लेंगे। तो फार्मूलों को ना और ठीक से लिखने से ये हो जाता है कि इसमें से कुछ कम हो जाता है, कुछ घट जाता है, तो जो हमारी कैलकुलेशन हो जाती है ना, थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो, और एक स्टेप में आंसर आ जाता है। बचा क्या हमारे पास, इतना और इतना बचा, तो क्वेश्चन और ही इजी हो गया, 4πr²। अब इन दोनों से अधिक जो कॉमन मिल रहा है पहले तो वो ले लेंगे। तो 2πr, इतना हमें कॉमन मिल रहा है भाई, 2πr यहाँ से भी और यहाँ से भी 2 मिलेगा, पाई मिलेगा और r मिलेगा। तो बचा क्या, यहाँ सिर्फ h बचेगा, और यहाँ 2 लिया था तो 2 तो अभी बचेगा, क्योंकि 4 है तो 2 बचेगा। r², यहाँ तो 2 r थे, 1 r तो अभी बचेगा।
ठीक है, अब बस इसका मान रख देंगे, हो गया। तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर, अच्छा आर की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 3.5 लेनी, तो हम यहाँ पर 3.5 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट में क्या एच, और एच हमको क्या रहना था 10, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे 10 + 2 मल्टीप्लाई, और आर की वैल्यू फिर से 3.5 ही लेनी है, 3.5 लिख देंगे। अब यहाँ ये कट हो रहा है, 7 एकम 7, 7 पन्ने 35, तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। भाई कट हुआ ना, 7 एकम 7, 7 पन्ने 35, 0.5 या 0.5 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 से 22 की मल्टीप्लाई करते हैं 44, और 44 मल्टीप्लाई 0.5, ये 0.5 या 0.5 कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब इनको 10 और प्लस इन दोनों के पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंचे 10 और 2 तियां 6 और 1 7, यानी कि 7.0, और 7.0 का मतलब केवल 7 भी ले सकते हैं। ठीक, तो अब 5 की पहले हम 44 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो 22, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी सिर्फ 22 आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। 17.0 ना लिखकर केवल 17 ही लिख लेते हैं, और यहाँ इसका मतलब ये है कि 22 की 17 से गुणा कर देंगे, 17 दूनी 34 का 4, 17 दूनी 34, और 34 में 3 जोड़ेंगे 37, तो 3 7 4, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक स्टेप में आंसर इस तरह से निकाला जा सकता है, और चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे बेलन का संपूर्ण प्रश्न निकालें सिर्फ इतना, उसका आंसर निकालें, फिर 2 अर्धगोलों का वक्र प्रश्न निकालें, उनको अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर आधार का क्षेत्रफल अलग अलग निकालते हैं, फिर जो आंसर आ जाएगा तो फिर ये लिखेंगे कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, प्लस फिर इसको जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा दोनों को जोड़ देते हैं, फिर माइनस में जो इसका आंसर आएगा उसको घटा देते हैं। तो उसको करने से बेटर है आप इस तरह से कीजिए